नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। और आज हम शुरू करेंगे भारतीय कर प्रणाली। भारतीय कर प्रणाली, यदि हम टैक्स की बात करें तो हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा कि मौर्य काल में टैक्स वसूल किया जाता है कुल उपज का 1/6 भाग। ठीक, फिर हम गुप्त काल तक आते हैं, यही प्रक्रिया चलते रहती है। जैसे ही हम मुगल काल में आते हैं, धीरे धीरे टैक्स प्रणाली जो है, टैक्स में वृद्धि होती है और फिर कितना 1/4, फिर 1/3, अलाउद्दीन खिलजी के समय 1/2 तक जो है टैक्स वसूल किया जाता था। लेकिन भारत स्वतंत्र हुआ और भारत का संविधान लागू हुआ, तो इसमें भी भारतीय कर प्रणाली के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। और संविधान में ये प्रावधान है अनुच्छेद 268 से 300। भारतीय संविधान में कर प्रणाली से संबंधित प्रावधान कहाँ तक? अनुच्छेद 268 से 300 तक। अनुच्छेद 268 से 300 तक। और ये प्रावधान काय के अंतर्गत है? केंद्रीय वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैक्स। टैक्स या कर क्या है? टैक्स क्या है? सबको पता है टैक्स क्या है, सीधी सी बात है। क्या है टैक्स योगेश? हाँ, कर क्या है? कर एक ऐसा अनिवार्य अंशदान है जिसके बदले में कोई कर एक अनिवार्य अंशदान है। सीधी सी बात है। कर क्या है? कर क्या है? एक अनिवार्य अंशदान है। टैक्स, व्हाट इज टैक्स? टैक्स एक अनिवार्य अंशदान है। अनिवार्य किस लिए? क्यों अनिवार्य शब्द? कि जिसके ऊपर टैक्स जितना निर्धारित हुआ है उतना उसे देना ही है, उससे कोई बच नहीं सकता। तो टैक्स क्या है? एक अनिवार्य अंशदान है। बात क्लियर हो गई? टैक्स क्या है? एक अनिवार्य अंशदान है। अब आगे और देखते हैं, और भी बात है। टैक्स सरकार द्वारा लगाया जाता है और कोई नहीं। हफ्ता वसूली को हम टैक्स नहीं बोल सकते। तो पहली बात क्या बोला हमने? कर एक अनिवार्य अंशदान है जो सरकार द्वारा लगाया जाता है और सरकार द्वारा वसूला जाता है। सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है। सरकार द्वारा ही लगाया जाता है और सरकार द्वारा ही वसूल किया जाता है। कैसे? हमारे यहां देखो तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, 3 प्रकार की सरकारें हैं। तो कुछ कर ऐसे हैं जो केंद्र सरकार ही लगाती है, केंद्र सरकार वसूल करती है। कुछ टैक्स ऐसे हैं जो राज्य सरकार लगाती है, राज्य सरकार वसूल करती है। और कुछ ऐसे हैं जो स्थानीय सरकार, जैसे जल कर वगैरह, सफाई कर, मेला कर, ये ऐसे हैं जो राज्य सरकार लगाती है। स्थानीय सरकार मतलब ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, जनपद पंचायत है, ये लगाते हैं और यही वसूल करते हैं। तो टैक्स लगाने का अधिकार सरकार को, और सरकारों में 3 सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है। सामान्य हित के लिए, सामान्य हित के लिए खर्च किया जाता है। अब जो करों से प्राप्त होने वाली जो राशि है, करों से जो राशि प्राप्त होती है, ये जनता के कल्याण के लिए खर्च किया जाता है। अब बात क्लियर हो गई ना? कर क्या है? एक अनिवार्य अंशदान है
सरकार द्वारा लगाया जाता है, सरकार द्वारा ही वसूल किया जाता है, और इससे जो राशि प्राप्त होती है वो जनता के कल्याण के ऊपर खर्च किया जाता है। ऐसा उत्तर लिखना है हमें। टैक्स क्या है? तो टैक्स एक अनिवार्य अंशदान है जो सरकार द्वारा लगाया जाता है, सरकार द्वारा वसूल किया जाता है और जनता के सामान्य हित पर इसे खर्च किया जाता है। अब ये एक बात और है कर की विशेषता में कि जो कर देता है, जो कर देता है उसे कर के बदले में, कर के बदले में क्या कुछ विशेष सुविधा प्राप्त होती है? बिल्कुल भी नहीं। कर के बदले में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। नहीं देगा तो नुकसान अवश्य होगा, उसका जेल हो सकती है, लेकिन देने पर उसे कोई स्पेशल कोई विशेष फैसिलिटी मिलती है क्या? उसे नहीं, वो सामान्य नागरिक ही रहेगा, चाहे कितना भी टैक्स दे सरकार को, सामान्य नागरिक रहेगा। लेकिन नहीं देगा तो फिर जेल हो सकती है। अब यहां तक बात हो गई कर क्या है। अब कर क्यों लगाया जाता है? कर क्यों लगाया जाता है, अर्थात इसके उद्देश्य क्या है? कर लगाने के उद्देश्य क्या है? कर क्यों लगाया जाता है? तो कर क्यों लगाया जाता है? तो सीधी सी बात है, सरकार की आय का मुख्य स्रोत, सरकार की आय का मुख्य स्रोत, सरकार से हम नौकरी मांगते हैं, सरकार से हम शिक्षा, मनोरंजन, आवागमन, ये ढेर सारी सुविधाएं भी प्राप्त करते हैं। आशा रखते हैं कि सरकार हमारे लिए ये करे, ये करे, ये करे, ये करे, सब आशा हम सरकार से रखते हैं। तो सरकार कहाँ से करेगी? टैक्स के माध्यम से पहले आय प्राप्त करेगी और उसके बाद ही तो हमारे ऊपर खर्च करेगी। जब सरकार को आय प्राप्त नहीं होगी तो सरकार कुछ नहीं करेगी। जो भी करेगी सरकार तो वो आय प्राप्त करने के बाद ही करेगी। तो सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? टैक्स, कर है। क्लियर होगी बात? अर्थव्यवस्था का नियमन, अर्थव्यवस्था का नियमन व नियंत्रण, नियमन व नियंत्रण, अर्थव्यवस्था का नियमन व नियंत्रण। अब देखो धरातल ऐसा होता है ना, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, तो ऐसे ही ये लोगों की प्रकृति है कहीं पर भी, किसी भी देश में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आय बहुत अधिक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आय बहुत अधिक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आय एकदम क्या है? शून्य है। क्या है? एकदम शून्य है। क्या है? एकदम शून्य है। तो सरकार क्या करती है? सरकार क्या करती है? ये एक निर्धारित पैमाना करती है, ठीक, कि ये एक स्तर, उससे अधिक जो आय प्राप्त होती है उनके ऊपर क्या लगा देती है? टैक्स लगा देती है, और उनको उनके आय के स्तर को कम करती है, और जिनकी आय कम है उनके ऊपर खर्च कर देती है। तो इस तरीके से ये जो आय की असमानता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब सबकी आय इतनी हो गई, बात आई समझ में? तो सरकार ऐसे नियमन और नियंत्रण करती है, अधिक आय वालों पर टैक्स लगाती है, और उससे जो आय प्राप्त होती है वो कम आय वालों के ऊपर खर्च करती है। तो अर्थव्यवस्था का क्या हो जाता है? नियमन व नियंत्रण हो जाता है। यहाँ आय की असमानता जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। बात क्लियर हो गई है क्या? अर्थव्यवस्था का नियमन व नियंत्रण। इसके बाद है आय का पूर्ण वितरण। आय का पूर्ण वितरण, आय का सभी लोगों तक वितरण करना, अर्थव्यवस्था में गति लाने के लिए, अर्थव्यवस्था में गति लाने के
लिए। अब हम देखेंगे करारोपण के सिद्धांत। करारोपण के सिद्धांत। करारोपण के सिद्धांत। करारोपण के सिद्धांत में देखते हैं हम, ये सब एडम स्मिथ के हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं। किसके? एडम स्मिथ। कौन था भाई ये एडम स्मिथ? अर्थशास्त्र के जनक। अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। 1776 में इनकी एक बुक आई थी। 1776 में इनकी एक बुक आई थी, वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, पूरा नाम है इसका। और सीधा सा हमें क्या याद करना है? वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों की संपत्ति की खोज व उसके कार्य। तो ये एक बुक आई थी और जिन्होंने अर्थशास्त्र के जितने भी बिखरे हुए विचार थे उनको एक जगह पर लाकर रख दिया। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं। इससे पहले भी आर्थिक विचारधाराएं तो थी, लेकिन उतना सिस्टमैटिक विकास उसका नहीं हुआ था। जैसे भारतीय अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य, इन्होंने ये एक बुक लिखा हुआ है, क्या नाम है इसका? अर्थशास्त्र। क्या लिखा है? अर्थशास्त्र। लेकिन इसका संबंध अर्थशास्त्र से कम राजनीति से ज्यादा है। राजा के क्या कर्तव्य है ये सब उसमें लिखा हुआ है। तो अर्थशास्त्र स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था। और ये कब? 1776 में। ठीक, क्लियर हो गई ये बात? एडम स्मिथ ने इसके 4 सिद्धांत दिए हैं। एक समानता का नियम, समानता का नियम या समानता का सिद्धांत। दूसरा है सुविधाजनक, सुविधा का नियम। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे निश्चितता का नियम, निश्चितता का नियम, निश्चितता का नियम। और फिर देखेंगे प्रतिगामी होना, प्रतिगामी होना, प्रतिगामी होना। कोशिश कर रहे हैं हम धीरे धीरे बड़ी अच्छी जानकारी यहाँ तक लाने की। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम इसके नियम देख रहे थे, कर के नियम। तो और कुछ नियम हैं जो मैंने सबसे महत्वपूर्ण बता दिए थे। यदि हम एडम स्मिथ के देखें तो समानता का नियम क्या होता है? समानता का नियम कि सभी लोगों के ऊपर कर प्रणाली समान रूप से लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक के ऊपर लग रहा है दूसरे के ऊपर नहीं। कर प्रणाली ऐसी हो जिसमें सभी लोग कर देते हो, तो समानता का नियम। दूसरा है निश्चितता का नियम। निश्चितता का नियम कि करों से सरकार को कितनी आय प्राप्त होने वाली है और एक व्यक्ति को कितना टैक्स देना ये उसको पता होना चाहिए। मतलब दर वगैरह उसकी फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी भी घट रही है कभी भी बढ़ रही है, तो फिर ऐसे में तो एक अनिश्चितता की स्थिति बन जाएगी, तो वो नहीं होना चाहिए। निश्चितता का नियम। तीसरा है सुविधा का नियम। सुविधा का नियम कि जो हम कर दे रहे हैं तो कर देने के लिए देने वाले को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और कर लेने वाले सरकार जो कर वसूल कर रही है उसको भी उसके ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। एक है मितव्ययिता का नियम। यहाँ और हम नियम पढ़ रहे हैं, मितव्ययिता का नियम। मितव्ययिता का नियम क्या होता है? मितव्ययिता मतलब कम खर्च, वसूल करने में खर्च ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं पता चला कि हमें 20 रुपये टैक्स वसूल करना था और उसको वसूल करने में ही हमारे 25 रुपये खर्च हो गए, तो घाटे में जाएगी ना सरकार। तो करों को वसूल करने में जो है हमें ज़्यादा राशि खर्च नहीं करना पड़ना चाहिए। तो ऐसे कोई ऑनलाइन सिस्टम वगैरह हो जैसे GST वगैरह ला दिया, तो इसमें जो करों के वसूल करने की राशि है वो एकदम ही
कम हो गई है। तो इस तरीके से मितव्ययिता का नियम होना चाहिए। तो ये 4 नियम जो है करारोपण के एडम स्मिथ के द्वारा दिए हुए हैं। एडम स्मिथ ने कितने नियम है? इस 4 नियम दिए हैं। समानता का नियम, सुविधा का नियम, मितव्ययिता का, निश्चितता का नियम और मितव्ययिता का नियम। इसके अलावा और भी सिद्धांत है, जैसे उत्पादकता का सिद्धांत। उत्पादकता का सिद्धांत, उत्पादकता कैसे? यदि लोगों की आय बढ़ रही है तो करों से प्राप्त होने वाली आय भी कैसे होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। नहीं तो निश्चित यानी निश्चित, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि राजस्व, यदि जीडीपी बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो करों में भी वृद्धि होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है ना, करों में वृद्धि होना चाहिए। तो उत्पादकता का नियम, सरलता का नियम, और देखिए तो सरलता का नियम, विविधता का नियम। कर जो है हमें सिर्फ एक ही नहीं लगाना है, सिर्फ एक ही कर नहीं लगाना है, बहुत प्रकार के कर हमें लगाना होता है। जैसे भारत में देखें तो कौन कौन से कर लगाए जाते हैं? आयकर, आयकर, सीमा शुल्क, निगम कर, मनोरंजन कर, ये अलग अलग है ना। अब तो सबके सब हमने जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे उसको जीएसटी में शामिल कर दिया। हम जीएसटी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन बता रहा हूं, कर एक है क्या? नहीं, बहुत सारे कर हमारे यहाँ लिए जाते हैं। तो ऐसे विविधता का नियम होना चाहिए। ठीक, क्या क्या पढ़ा हमने? कर, कर क्या एक अनिवार्य अंशदान है जो सरकार द्वारा लगाया जाता है, उसी के द्वारा वसूल किया जाता है। इससे जो राशि प्राप्त होती है वो सामान्य हित के लिए खर्च किया जाता है, और जो कर देता है उसके बदले में कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है। कर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। सरकार को जो भी काम करना है तो उसके लिए आय प्राप्त करना होगा, और आय करों से प्राप्त होती है। अर्थव्यवस्था का नियमन व नियंत्रण, आय की असमानताओं आदि को कम करना। फिर है आय का पूर्ण विवरण, आय का पूर्ण विवरण कि कहाँ किससे आय प्राप्त हो रही है, उसका वितरण होना चाहिए। ये पूरी डिटेल जो है हमें इसी से प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे कर प्रणाली के विविध रूप। कर प्रणाली के विविध रूप किसी को पता हो तो बता दे। कर प्रणाली के विविध रूप ऑनलाइन वालों में से कोई बताए जरा, एक आध कोई तो अर्थशास्त्री होगा, बनने वाले तो सभी हैं। हाँ, गुड, जब बात। तो ये हम करारोपण की विधियां देखेंगे, मेथड्स ऑफ टैक्सेशन। करारोपण की विधियां, मेथड्स ऑफ टैक्सेशन। तो उसमें एक है प्रतिगामी कर प्रणाली। प्रतिगामी कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली, रिग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। हम इसको पहले एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक, ये है कर की दर और ये है आय। कर की दर और ये है आय। तो ये 0, ये 10, ये 20, 30, 40 और ये 50 लाख में है। काय में है? लाख में है ना। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख और 50 लाख। अब कर की प्रणाली दर 10%, 20%, 30% और ये 40% कर की दर। हमेशा याद रखना, जब भी हम इसको दर्शाएंगे तो कर की दर और एक करों से प्राप्त होने वाली नहीं, करों से प्राप्त होने वाली आय नहीं है, व्यक्ति की आय। व्यक्ति की आय कि भाई इतनी आय हुई तो कितना टैक्स लगेगा, इतनी आय हुई तो कितना टैक्स लगेगा।
अब देखा कि जब हमारी आय 10 लाख थी तब टैक्स कितना लग रहा था, 40%। फिर जैसे ही हमारे 20 लाख आय हुई, अब टैक्स कितना लग रहा है, 30%। 30 लाख आय हुई तो 20%, 40 लाख आय हुई तो 10%, और 50 लाख हुई तो फिर 5%। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ते जाती है, करों की दर क्या होती है, घटते जाती है। बात समझ में आई ना? आय बढ़ेगी तो करों की दर में कमी होते जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिगामी, प्रतिगामी या रिग्रेसिव, प्रतिगामी या रिग्रेसिव। अधिक आय वालों पर जो टैक्स की दर होती है वो कम होती है, और कम आय वालों पर टैक्स की दर ज्यादा होती है। बात आपके समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा लग रहा है उल्टा हो रहा है, क्योंकि अगर आय बढ़ रही है तो टैक्स भी तो बढ़ना चाहिए। टैक्स भी बढ़ना चाहिए। अभी हमने पहली प्रणाली पढ़ी ना, अभी दूसरी पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव भी, तब समझ में आएगा, है ना? दिमाग हम ज़्यादा जब खर्च करने लग जाते हैं तो ऐसे कंफ्यूजन होने लग जाते हैं। भाई हमने नियम बता दिया कि इसमें ऐसा है, अब ये उल्टा हो रहा है, ये तो हमें भी पता है, हमें भी पता है कि दर जब मतलब आय बढ़ रही है तो टैक्स की दर बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर लोग बाग क्या सोचेंगे, साला इतना काम करते हैं, हम कमाते हैं, पैसा खूब कमाते हैं, और टैक्स सरकार हमसे ज़्यादा ले ली थी, इसलिए कमाओगी मत, कम कमाओ, कम टैक्स दो, खुश रहो। ये क्या लोगों को प्रोत्साहित करती है अधिक से अधिक आय प्राप्त करने के लिए, खूब कमाओ साले को। अभी मेरी आय जो है 30 लाख है तो मुझे जो है 20% टैक्स देना पड़ रहा है। यदि 40 लाख हो गए तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, मात्र 20%, 10%। कितना देना पड़ेगा, 10%। तो ऐसा क्या है, एकदम वो थोड़ा सा उसको मोटिवेट करने के लिए होती है कि जो ज़्यादा आय कमाएगा उसको टैक्स कैसा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। अब आया दिमाग में आपके, है ना? सरकार लोग उद्योगपतियों से, उद्यमियों से ये उम्मीद रखती है कि हम इनको यदि टैक्स से थोड़ी सी छूट देंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा आय प्राप्त करेंगे और टैक्स से बचने का प्रयास करेंगे। और यदि हम इनकी आय, ज़्यादा आय पे ज़्यादा टैक्स लगाते जाएंगे तो एक आय तक तो काम करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे। होता है ना ऐसा। ये क्लियर हो गई बात? बिल्कुल। अब हम देखते हैं दूसरा, अब इसी को पढ़ते हैं हम, वो होती है प्रगतिशील, प्रगतिशील या प्रगामी, प्रगतिशील या प्रगामी कर प्रणाली, प्रगामी कर प्रणाली अर्थात प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अब सेम ऐसा का ऐसा डायग्राम हम यहां बनाएंगे, ओ एक्स और ये वाई। अब ये आय 10 लाख, 20 लाख, 30, 40 और ये 50, दर 10, 20, 30, 40 और ये 50। इसमें क्या होता है, ऐसा जाएगा ये, ठीक। जैसे जैसे आय बढ़ते जाएगी टैक्स की दर भी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। 10 लाख पे 10%, 20 लाख पे 20%, 30 लाख पे 30%, 40 लाख पर 40%, 50 लाख पर 50%। अब मिली शांति आपको, ठीक हो गया एकदम। ये आप ऐसा चाहते हैं तो ये दोनों अलग अलग कर प्रणाली है, अलग अलग देशों में अलग अलग अपनाई जाती है। बात क्लियर हो गई ना एकदम। प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील कर प्रणाली, जैसे जैसे आय बढ़ते जाती है करों की दरों में भी वृद्धि होते जाती है। तो ऐसे टैक्स सिस्टम को क्या कहते हैं हम, प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली। अब 3rd नंबर पे है आनुपातिक, आनुपातिक कर प्रणाली, आनुपातिक कर प्रणाली। आनुपातिक अर्थात प्रोपोर्शनल
टैक्स सिस्टम, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। इसमें क्या होता है, स्थिर कर प्रणाली, मतलब आय से कोई संबंध नहीं है, आय कितनी भी हो सकती है। और टैक्स प्रणाली कैसी होती है, एक जैसी, 10% यानी 10%, जीरो आए तो भी 10%, 10 लाख है तो भी, 20 लाख है तो भी, 30 लाख है तो भी, 40 लाख है तो भी, 50 लाख है तो भी। जो एक जैसी कर प्रणाली, चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो, सबको एक जैसा टैक्स देना होता है, तो उसे क्या कहते हैं, आनुपातिक कर प्रणाली, आनुपातिक कर प्रणाली। क्लियर हो गया, आनुपातिक, सबको एक जैसे, चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो। उस देश का सबसे अमीर व्यक्ति भी उतना ही टैक्स देगा, उसी दर से टैक्स देगा जितना कि उस देश का भिखारी सबसे गरीब व्यक्ति टैक्स देता है, तो उसे क्या कहेंगे, आनुपातिक कर प्रणाली। फिर है अक्रमिक, चौथे नंबर पे, अक्रमिक कर प्रणाली, अक्रमिक कर प्रणाली, अक्रमिक कर प्रणाली। अब ये कैसे होती है अक्रमिक कर प्रणाली, ये 10, 20, 30, 40 और ये 50, 10%, 20%, 30%, 40% और ये 50%। इधर क्या दर्शा रहे हैं हम, कर की दर, और इधर क्या दर्शा रहे हैं, उस व्यक्ति या कंपनी की, निगम की आय। अब इसमें क्या होता है, 10% है, 10 लाख आय है तो 10%, 20 लाख आय है तो 20%, 30 लाख आय है तो 30%। शुरू में ऐसी कर प्रणाली कैसी होती है, प्रोग्रेसिव होती है। शुरू में कर प्रणाली कैसी होती है, प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे आय बढ़ती है करों की दरों में भी वृद्धि होती जाती है, लेकिन एक निश्चित अनुपात प्राप्त करने के बाद में वो कैसी हो जाती है, आनुपातिक हो जाती है। फिर उसके बाद दर बढ़ती ही नहीं है, जैसे भारत में है 20 लाख तक आय प्राप्त कर ली, और उसके बाद में सबके ऊपर एक निश्चित दर से टैक्स देना, 30%, उससे ज़्यादा टैक्स हमें नहीं देना होता है। तो ऐसी कर प्रणाली को क्या कहेंगे हम, अक्रमिक कर प्रणाली, अक्रमिक कर प्रणाली। क्लियर हो गए चारों। तो हमारी यह टैक्स सिस्टम कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, प्रतिगामी रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम और अक्रमिक कर प्रणाली। डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, अक्रमिक, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अब इसके बाद तीसरी अवधारणा के रूप में हम देखेंगे कर प्रणाली से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां। 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें आते हैं। योगेश कुमार, आपके समझ में आ रहा है बराबर? क्योंकि ये मान के चलो कि आपके फाइनल नोट्स हैं, अब इतना ही पढ़ते रहना आपको, ठीक है, इसमें ना कुछ जोड़ना और ना ही घटाना है, ठीक। अब हम देख रहे हैं कुछ कर प्रणाली से संबंधित शब्दावलियां, कर प्रणाली से संबंधित शब्दावलियां। जैसे 1 नंबर पे हम देखते हैं अधिभार। अधिभार, अधिभार इंग्लिश में इसके लिए शब्द है सरचार्ज, सरचार्ज, अधिभार है। दूसरा होता है फिर उपकर, उपकर, और इसे क्या बोलते हैं हम, सेस, उपकर या सेस। कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने अधिभार क्या है और उपकर क्या है, अधिभार या सेस। इनकम टैक्स जब देते हैं ना हम, तब इनके ऊपर चर्चा की जाती है, सरचार्ज और सेस के ऊपर। सर एक मतलब टैक्स दे दिया हाँ,
और उसके ऊपर जो भी टैक्स देना अधिभार करना है। अधिभार, देखो एक टैक्स प्रणाली होती है, जैसे इनकम टैक्स की बात करें तो उसमें ये मान के चलो 5 लाख तक हमें 10% देना है, 10 लाख तक 15% देना है, 20 लाख तक 20% देना है, उसके बाद 30% देना है और फिर हमेशा 30% ही देना है। एक एग्जाम्पल हमने बता दिया, ठीक। तो सरकार को जब अतिरिक्त राजस्व की जरूरत होती है तो फिर अधिभार लगा देती है ना, कि इतनी यदि टैक्स राशि होती है, इतनी यहाँ तक टैक्स यदि दे दिया, जैसे 5 लाख आए हैं, 5 लाख यदि इनकम है तो आपको सिर्फ 10% दे देना है ना। सरकार को अतिरिक्त राजस्व की जरूरत होती है तो फिर बोलते हैं इसके ऊपर 1.5% अतिरिक्त सरचार्ज भी देना है। सरकार को जो टैक्स पेई होता है, जो टैक्स देने वाला होता है, टैक्स के लिए जो राशि निर्धारित हुई है, किसी की 10 लाख आए हैं तो इधर उधर से बचा के सब कुछ करके वो 5 लाख पे टैक्स देने के लिए तैयार है, ठीक। अब 5 लाख के ऊपर जो टैक्स दे रहा है वो 10% के हिसाब से दे रहा था, तो उसके ऊपर सरकार ने 0.5% सरचार्ज लगा दिया। मतलब ये उस राशि पर लगता है जो जिस पर वो टैक्स देता है, ठीक। हम इसको लिख लेते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा, लिखेंगे। यदि सरकार को अतिरिक्त कर राजस्व आय संग्रहित करने की आवश्यकता है तो वह करदाताओं पर अधिभार लगा सकती है। अधिभार लगा सकती है। अधिभार एक अतिरिक्त शुल्क है जो कर के ऊपर लगने वाला कर है, जिसकी गणना कर दायित्व पर की जाती है। कर दायित्व पर की जाती है। सामान्यतः अधिभार प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है। देखो एक एक शब्द हमें इसमें समझना पड़ेगा। हम सिस्टमेटिक तरीके से एक के बाद एक शब्द समझाएंगे, एक साथ में पूरे शब्द नहीं समझा सकते कि प्रत्यक्ष कर क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत ही की है, तो पूरा समझ में आ जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से। अभी हमने अधिभार समझा, ये काय के ऊपर लगती है, कर दायित्व पर लगती है। कर दायित्व क्या है, जैसे हमने उदाहरण दिया 10 लाख किसी की आय है, अब उसमें से क्या हुआ, उसने कुछ इनकम टैक्स बचाने के लिए कहीं पर LIC वगैरह लेके रखा है, ये वो कहीं लोन लेके रखा है, ऐसी जगह पर उसने खर्च कर लिया, कुछ पेंशन स्कीम में उसका पैसा चला गया, तो उसको कुल मिला के 5 लाख के ऊपर सरकार को टैक्स देना है। तो उसकी टोटल आय तो 10 लाख थी, लेकिन कर दायित्व कितना है उसका, 5 लाख के ऊपर है, तो उसी के ऊपर ये टैक्स लगता है। ये तो बात क्लियर होगी ना, कर दायित्व पर ही लगता है। और कौन से करों पर लगता है, ये प्रत्यक्ष करों पर लगता है। ये तो समझ में आ गया, प्रत्यक्ष करों पर लगता है। वर्तमान में 1 करोड़ से अधिक की 1 करोड़ से अधिक की कर योग्य आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को अपने करों पर 15% के अधिभार का
भुगतान करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। और जैसे किसी की 5 लाख 10 लाख ऐसे लोग हैं जिनको 3% देना होता है, हम लोग तो 3% देते हैं। कितना? 3%। अभी अलग अलग दर है, लेकिन हमने बता दिया 1 करोड़ से अधिक है तो कितना प्रतिशत अधिभार? 15%। 15%। अब हम ऐसे शेष को समझ लेते हैं। शेष क्या है? सेम ऐसे ही है, लेकिन ये क्या, किसी, पहले समझ लो फिर लिखना, किसी विशेष उद्देश्य से लगाए जाते हैं। काय के लिए? विशेष उद्देश्य से। और इससे जो आय प्राप्त होती है वो उसी के ऊपर खर्च किया जाता है। जैसे एक एडवर्टाइजमेंट आता है जिसमें वो हीरोइन दी डर्टी पिक्चर वाली, क्या नाम है उसका? विद्या बालन। विद्या बालन एक नारियल तेल का एडवर्टाइजमेंट करती है और उसमें बोला जाता है कि इससे जो है बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है। ये बोलते हैं शांति आंवला है, पता नहीं कौन सा है, तो एक हेयर ऑयल है, इसका एडवर्टाइजमेंट करती है और फिर वो बताती है कि इससे जो है बच्चों की शिक्षा पर भी खर्च करने वाले हैं। ये बात आती है उसमें। तो क्लियर हो गया ना? शेष, शेष है ना, ये किसी निश्चित उद्देश्य से लगाया जाता है और इनसे जो आय प्राप्त होने वाली है वो उसी पर व्यय किया जाता है। ठीक, लेकिन ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स पर लगता है। वस्तुओं पर भी लगता है, सेवाओं पर भी लगता है, लोगों की आय पर भी लगता है। अब इसे लिख लेंगे हम, इसे लिख लेंगे शेष। उपकर भी, उपकर भी अधिभार की तरह, अधिभार की तरह किसी उद्देश्य विशेष की, उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए, पूर्ति के लिए कर के साथ, कर आधार पर लगने वाला कर है, कर आधार पर लगने वाला कर है। उपकर किसी विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है, विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है। इससे मिलने वाली राशि, इससे मिलने वाली राशि उस उद्देश्य पर ही खर्च की जाती है। यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों करों के साथ लगाया जाता है। जैसे 2% प्राथमिक शिक्षा पर अभी वर्तमान में लगाती है सरकार, 2% प्राथमिक शिक्षा पर, 1% उच्च शिक्षा पर और 0.5 स्वच्छता टैक्स, स्वच्छता के ऊपर। तो इस तरीके से विशेष उद्देश्य के साथ लिए जाते हैं। हाँ, देखो प्राथमिक शिक्षा के ऊपर कितना? 2%, प्राथमिक शिक्षा के लिए 2%, हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए 1% और स्वच्छता के लिए 0.5। तो ऐसे टैक्स सरकार लेती है। अब कभी क्वेश्चन बन सकता है, निधि आपको बता रहा हूं, शेष और अधिभार में क्या अंतर है? 2 कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे अधिभार, दूसरे में शेष। तो अधिभार में हमने क्या पढ़ा कि ये प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष करों पर लगाया जाता है, और शेष प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों कर पर लगाया जाता है। ठीक, अधिभार जो है वो कर दायित्व पर लगाया जाता है, कर दायित्व पर लगाया जाता है, और शेष जो है वो किसी का कोई म्यूट करो जरा, अनम्यूट हो गया। और जो शेष है वो एक शब्द अभी लिखवाए मैंने, नहीं, निश्चित उद्देश्य से तो लगाया जाता है, लेकिन जहां वो कर दायित्व पर लगाया जाता है ये
कर आधार पर लगाया जाता है, कर आधार पर लगाया जाता है, ठीक, कर आधार पर। और वो कर दायित्व पर जितनी राशि आपको करों के रूप में चुकाना है उसके ऊपर लगाया जाता है, और ये टोटल राशि पर वसूल किया जाता है। अब क्लियर हो गया होगा। शेष और क्या, अधिभार, उप अधिभार, ठीक। अब हम देखेंगे कृषि कल्याण कर। कृषि कल्याण कर, कृषि कल्याण कर 2016-17 के बजट में शुरुआत की गई है। 2016-17 के बजट में शुरुआत, 2016-17 के बजट में शुरुआत 1 जून 2017 से लिखेंगे, 1 जून 2017 से सभी कर योग्य सेवाओं पर, सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5%, 0.5%, 0.5% की दर से कृषि कल्याण कर लगाया जाता है, कृषि कल्याण कर लगाया जाता है। और ये एक क्या है, उपकर है। क्या है, उपकर का एक पार्ट है। उपकर जैसे 2% काय के ऊपर लगा था, प्राथमिक शिक्षा पर, 3%, हाँ 1% हायर एजुकेशन पर, 0.5% स्वच्छता पर। लेकिन ये क्या है, कर योग्य सेवाओं पर 0.5% कृषि कल्याण कर, और किस रूप में लगाया जाता है, उपकर के रूप में, मतलब कृषि मतलब कर आधार पर ये लगाया जाता है। स्वच्छ भारत उपकर, ये भी बता दिया मैंने, पहले ही बता दिया, ये भी एक उपकर है और कितना लगता है, 0.5%, 0.5%। अब हम देखेंगे कर अपवंचन, ये बड़ी शब्दावली है। कर अपवंचन, कर अपवंचन, टैक्स इवेशन, टैक्स इवेशन, टैक्स इवेशन, कर अपवंचन। कोई बता सकता है क्या होता है कर अपवंचन? कर चोरी। बड़ी जल्दी एकदम सही जगह पहुंच गए यार आप तो। कर चोरी कुल मिला के सरकार ने जो कर दायित्व निर्धारित किए हैं, या तो रिटर्न नहीं भरना, टैक्स जमा नहीं करना, अपने आय का विवरण सही सही नहीं रखना, किसी भी तरीके से गड़बड़ी करके जितनी आय आपने प्राप्त की है उसके ऊपर टैक्स नहीं देना, ये कर चोरी कहलाता है। देखो बचाना अलग बात है, सरकार ने कई नियम भी बनाए हैं जिससे हम टैक्स देने से बच सकते हैं, वो नियमों की बात नहीं कर रहे, गैर कानूनी तरीके से कर चोरी करना, सरकार को वास्तविकताएं बताना ही नहीं, तो ये क्या कहलाता है, कर अपवंचन। ये तो समझ में आ गया ना, कर अपवंचन क्या है, आपके समझ में आए? हेमलता क्या लिखेंगे इसे, कर अपवंचन, किसी व्यक्ति कंपनी या किसी करदाता पर वैधानिक रूप से जो कर देय होता है उसका भुगतान न करना, जैसे कर रिटर्न दाखिल न करना, कर रिटर्न दाखिल न करना, या कर संबंधी विवरणों में
कर संबंधी विवरणों में जानबूझकर आय के संबंध में गलत विवरण प्रस्तुत करना। क्लियर हो गई ना ये बात? या तो कर का विवरण ही नहीं देना, ये लिख लिया, डबल मत लिखो, यही तो बोलो, पहली लाइन तो यही लिखी है ना, इनकम टैक्स रिटर्न न भरना, मतलब कर का विवरण सरकार को बताना ही नहीं। और दूसरा क्या लिखा है? बताया तो है लेकिन हमने क्या गलत जानकारी दे दी, बताया ही नहीं कि हमें इतनी आय प्राप्त हो रही है। जैसे सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी तो 11 से 5 काम करते हैं, है ना, और फिर सुबह उठ के भी काम करते हैं, वो शाम को भी काम करते हैं, लेकिन उसकी जानकारी सरकार को नहीं देते कि हमारे यहाँ इतनी खेती है, ये है, वो है, दुकान है, हम प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं, ये वो ढेर सारे बिजनेस करते रहते हैं। सर वो मैम ने पिंकू को लेने के लिए बुलाया था। हाँ, उसके विषय में जानकारी ही नहीं देते हैं, उसके विषय में जानकारी बता के जाना नीचे, उसके विषय में जानकारी ही नहीं देते हैं। ठीक, तो ये क्या है? कर चोरी हुआ ना, कि सरकार ने जो इनकम दी आप उसी के ऊपर दे रहे हो, अदर इनकम के सोर्स तो है लेकिन हम उनको बताते ही नहीं है। तो ये क्या कहलाता है? कर अपवंचन या टैक्स एवेशन। ये गैर कानूनी है। कर चोरी क्या है? गैर कानूनी है और एक अपराध की श्रेणी में आता है। गैर कानूनी प्रक्रिया वो अपराध की श्रेणी में आता है। पांचवा है कर बचाव या टैक्स एविडेंस, टैक्स एवॉइडेंस। कर बचाव टैक्स को बचाने की विभिन्न प्रक्रिया होती है। बचा सकते हैं हम टैक्स को, जैसे किसी के पास में ढेर सारा पैसा तो है, लेकिन जब कोई मकान वगैरह खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो क्या करते हैं? होम लोन ले लेते हैं, है ना, और होम लोन की राशि जो है वो जितनी राशि वो साल भर में चुकाते हैं, अब उनकी इनकम में से उतनी राशि क्या कर देते हैं? माइनस कर देते, वो उसकी आय को मानते ही नहीं है। ठीक, फिर पीपीएफ अकाउंट होता है एक, पीपीएफ अकाउंट जो कि पोस्ट ऑफिस में, बैंक में खुलता है। इसमें जितनी राशि आपने, जैसे 10 लाख आय हुई, 5 लाख के ऊपर आपने टैक्स देना नहीं है, लगता ही नहीं है, मान के चलो। अब 5 लाख की आपकी टैक्स के दायरे में आई है, आप क्या करो? पीपीएफ अकाउंट में डाल दो, जमा कर दो, अब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे जो वैधानिक तरीके सरकार ने हमारे लिए निर्धारित किए हुए हैं, उन तरीकों से यदि हम टैक्स बचाते हैं तो वो क्या कहलाता है? कर बचाओ। लेकिन ये तरीके न अपनाकर डायरेक्ट सरकार को बताना ही नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? कर अपवंचन। बात क्लियर हो गई ना एकदम? कर बचाओ और कर अपवंचन। ठीक, अब है कर विवर्तन। ये शब्दावली हमें समझना है। कर विवर्तन, शिफ्टिंग, टैक्स की शिफ्टिंग। एक शब्द हमें पढ़ना है आज, 2 शब्द। एक है करापात, बड़ा शब्द करापात, और दूसरा होता है कराघात। यह है इंसिडेंस, है ना, इंसिडेंस, और एक होता है इम्पैक्ट, इंसिडेंस और इम्पैक्ट। जब हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष कर क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, तो इन दोनों शब्दों के आधार पर ही हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तक पहुंचेंगे। करापात मतलब पहला आघात। करापात मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है वो करापात कहलाता है। अब करापात में क्या है? वो दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर सकता है। कर विवर्तन, शिफ्टिंग, दूसरे व्यक्ति पर टाल देना। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं,
सुन रहे हैं? टॉकीज देखिए आपने टॉकीज, बाहर से अंदर से, नहीं तो मैं लेके जाता हूँ टॉकीज दिखाने के लिए, लेके जाता हूँ, बोलता हूँ ये टॉकीज है, चलो वापस, काम करता हूँ। तो टॉकीज है ना, टिकट जो है 100 रुपये है, 20% उसके ऊपर मनोरंजन शुल्क है, 120 रुपये का हो रहा है। नियम से तो टॉकीज वाले के ऊपर लगाया है, लेकिन वो जितने भी दर्शक होते हैं ना उन सबसे वसूल कर लेता है। तो देखो लगाया किसी और पे है और चुकाया किसी और के द्वारा है, ठीक, लगाते किसी और पे है, चुकाता कोई और है, तो ये करापात कहलाता है। क्लियर हो गई ना, करापात। और कराघात मतलब जिसके ऊपर लगाया है वो खुद ही चुकाता है, दूसरे के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता, या अंतिम रूप से जो कर देता है वो क्या कहलाता है? कराघात। मतलब उपभोक्ता। करापात किसके ऊपर हुआ? उत्पादक के ऊपर। कराघात किसके ऊपर हुआ? उपभोक्ता के ऊपर। अब उपभोक्ता किसी दूसरे के ऊपर तो शिफ्ट नहीं कर सकता। और करापात से कराघात तक पहुंचने की प्रक्रिया जो होती है वो कर विवर्तन या शिफ्टिंग कहलाती है। मतलब अपने कर के भार को दूसरे के ऊपर टाल देना, ये क्या कहलाती है? शिफ्टिंग या कर विवर्तन। तीनों शब्द समझ में आए? करापात मतलब जिसके ऊपर पहला भार पड़ता है लेकिन वो किसी और के ऊपर टाल सकता है, तो ये करापात है। ये उपभोक्ता उत्पादकों के ऊपर करापात होता है। और कराघात मतलब अंतिम रूप से जो कर का भार वहन करता है, तो कराघात होता है जैसे उपभोक्ताओं के ऊपर। आयकर में कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है, जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही चुकाता है। अब हम यही थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट मतलब जिसके ऊपर लगाया उसी ने चुकाया, तो डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स मतलब लगाया किसी और पे, चुकाता कोई और है, जिसमें कर विवर्तन होता है, करों की शिफ्टिंग हो जाती है। जैसे उत्पाद शुल्क है, मनोरंजन कर है, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स चुकाते, लगाया सबके ऊपर जाता है लेकिन चुकाता अंतिम रूप से वही है जो वस्तु को खरीदता है, उसका उपयोग करता है। तो ऐसे सारे कर कौन से कहलाएंगे? इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें करापात और कराघात अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है तो वो अप्रत्यक्ष कर है, और करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो प्रत्यक्ष कर है। हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी शब्दों के साथ में मैंने यहाँ पर समझा दिया। क्लियर हो गई बात है कर विवर्तन की, शिफ्टिंग की भी। अब हम देखते हैं टैक्स हेवन। टैक्स हेवन, टैक्स हेवन तो कर आश्रय या टैक्स हेवन। क्या होता है टैक्स हेवन? भारत में तो बहुत दिन से बात की जा रही है, ब्लैक मनी। और कहाँ पर जमा है ये? स्विट्जरलैंड है, स्विस बैंक में। तो ऐसे देश जहाँ पर हम धन का लेन देन करते हैं, उत्पादन कार्य करते हैं, तो वहाँ हमसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता, टैक्स से सभी प्रकार की छूट दी जाती है, या बहुत मामूली कर लगाया जाता है और पूरी गोपनीयता भी रखी जाती है। तो ऐसे देशों को क्या बोलते हैं? टैक्स हेवन देश। टैक्स हेवन देश। क्लियर हो गई ना बात? जहाँ या तो टैक्स लिया नहीं जाता या लिया भी जाता है तो बहुत ही कम, तो ऐसे क्या बोलेंगे? जैसे स्विस बैंक वगैरह पढ़ा ना हमने, वो सब। अब है डंपिंग। ये 2-3 शब्द और हम देखेंगे। डंपिंग, पहले हम डंपिंग समझेंगे, उसके बाद में एंटी डंपिंग शुल्क, एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात करें, कर की बात करें, एंटी डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग क्या है? हाँ, खपाना, खपाना है। एंटी डंपिंग, डंपिंग को हिंदी में क्या बोलते? ऑनलाइन वाला बोलो कोई भी। डंपिंग,
नहीं पता। डंप करना यानी क्या होता है? डाल देना। अब इसको पूरा समझाता हूँ, हो सकता है उस बीच में मुझे ये शब्द याद आ जाए। डंपिंग यानी क्या होता है? जैसे चाइना ने क्या किया, अपनी सस्ती सस्ती वस्तुएं जो कचरा था वो हमारे देश में डाल दिया, और हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ये बड़ी सस्ती चीज़ें मिल रही है, इसे खरीदते जाओ खरीदते जाओ। तो डंपिंग का अर्थ ये है कि वहाँ के मार्केट पर कब्जा करने के लिए बहुत कम कीमत पर वस्तुएं बेचना, चाहे वो घटिया किस्म की ही क्यों ना हो, ये कहलाता है डंपिंग। अब उसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो ये ठीक वस्तु 100 रुपए की है, कितने में बनी है? 100 रुपए लिया। नाना जी के साथ दुकान पर 100 रुपए की वस्तु है और चाइना में वो 120 रुपए में बेच रहे हैं, और भारत में क्या कर रहे हैं, वो 80 रुपए में बेच रहे हैं। चाइना की कोई वस्तु है, उसकी लागत कितनी है? 100 रुपए की, 100 रुपए की लागत है। अब वो चाइना में 120 रुपए में बेच रहा है और भारत में 80 रुपए में। तो भारत में क्या कर रहा है, वो डंपिंग कर रहा है, यहाँ के मार्केट पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, सस्ती वस्तुएं। अब भारत की जो वस्तु है वो 100 रुपए में भारत में भी बन रही है, लेकिन हम उसको टैक्स लगाकर कितने में बेच रहे थे? 120 रुपए में बेच रहे थे। तो अब बताओ, वो 120 रुपए वाली वस्तु हम खरीदेंगे या 80 रुपए वाली खरीदेंगे? 80 रुपए वाली खरीदेंगे ना, 80 रुपए वाली ही खरीदेंगे। राशि पातन, डंपिंग का सीधा अर्थ क्या है? राशि पातन, हिंदी में उसे कहते हैं राशि पातन। दूसरे देश में सस्ती वस्तुएं, घटिया किस्म की वस्तुएं कम कीमत पर बेचना, ताकि वहां के बाजार पर कब्जा किया जा सके। अब भारत सरकार क्या करेंगे, यहां पर एंटी डंपिंग शुल्क लगा देगी कि विदेशों से जो वस्तुएं आ रही है उसके ऊपर 40% टैक्स लगा देगी। तो ये भी एक लगभग 120 रुपए के लगभग में हो जाएगी। तुमने भले ही छूट दी, लेकिन हमने क्या कर दिया, वहां पे टैक्स ज़्यादा लगा दिया ऐसी वस्तुओं पर। अब वो महंगी हो गई, और हो सकता है भारत की वस्तुओं को थोड़ा से सब्सिडी दे दी, तो भारत की वस्तु 100 रुपए की हो जाएगी और ये 110 रुपए की हो जाएगी। फिर भारत की वस्तुएं बिकना शुरू हो जाएगी। तो एंटी डंपिंग शुल्क, जो घटिया किस्म की वस्तुएं विदेशों से हमारे यहाँ आई थी और भारतीय बाजार पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, सरकार ने उसके ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगा दिया, तो उसे क्या कहेंगे हम? एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी समझ में आया क्या? ये आपके समझ में आया? एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब हम देखेंगे लेफर वक्र। लेफर वक्र, लेफर वक्र, लेफर वक्र। तो ये इस तरीके से डायग्राम बना रहे थे, ओ एक्स और ये वाई। इसमें हम क्या देख रहे थे? आय, और इधर क्या देख रहे थे? कर की दर, कर की दर। लेकिन अब ये आय मतलब उपभोक्ता की आय नहीं है, ये आय कौन सी है? करों से प्राप्त होने वाली आय, करों से प्राप्त होने वाली आय की दर यदि 0 है तो उससे प्राप्त होने वाली आय भी 0 रहेगी। लेकिन जैसे जैसे करों की दरों में वृद्धि होती है, उससे प्राप्त होने वाली आय भी कैसी होगी? बढ़ेगी, है ना? करों की दरों में वृद्धि होती है तो आय बढ़ना चाहिए। लेकिन ए लेफर क्या बोलते हैं कि ये करों में जैसे जैसे हम वृद्धि करते हैं आय तो बढ़ती है, लेकिन एक निर्धारित स्तर प्राप्त होने के बाद में भी यदि करों की दरों में वृद्धि होते जाती है तो फिर आय क्या होने लगती है? धीरे धीरे कम होने लग जाती है। यह है लेफर वक्र। ठीक, कि करों में जैसे एक निर्धारित सीमा तक, जैसे 2% है तो आपने 3% कर दिया तो आय बढ़ेगी, 4% कर दिया तो आय बढ़ेगी, 5% कर दिया तो भी बढ़ेगी, लेकिन 25% कर दिया तो फिर क्या करेंगे? लोग बाग कर अपवंचन करेंगे, कर चोरी करना शुरू कर देंगे, कर बचत करने की कोशिश करेंगे, ढेर सारे प्लान और ये और वो देंगे,
लेकिन सरकार को टैक्स देने से बचने की कोशिश करेंगे। तो ये है, क्लियर हो गया ना, लेफर वक्र। लेफर वक्र को हम लिखेंगे अच्छे से, डायग्राम यही रहेगा, ठीक है। और ये एक अधिकतम सीमा है इसके, कर की अधिकतम सीमा। इसके बाद भी यदि हम टैक्स बढ़ाते रहते हैं तो फिर प्राप्त होने वाली आय क्या होती है, कम होने लगती है। लिखेंगे इसे। अमेरिकन अर्थशास्त्री आर्थर लेफर द्वारा प्रतिपादित यह कर की दर व उससे प्राप्त होने वाले कर राजस्व, कर की दर व उससे प्राप्त होने वाले कर राजस्व के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। संबंध को प्रदर्शित करता है। इस वक्र के अनुसार कर की एक इष्टतम दर पर उच्चतम राजस्व की प्राप्ति होती है। उच्चतम राजस्व की प्राप्ति होती है। उससे कर की दर कम करने पर या अति उच्च होने पर राजस्व में कमी होती है। तो ये आदर्श स्थिति बता दी, ये वाली यहाँ पे है ना। ये मान के चलो कि हम यदि 5, 10, 15, 20, 25, तो ये 15% पे राजस्व सबसे अधिक प्राप्त होगा। यदि 10 कर देंगे तो भी आय कम होंगी, यदि 20 कर देते, 25 कर देते हैं तो भी सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व होता है वो कैसा हो जाता है, कम होता है। ये किसने बताया, ए लाफर, अमेरिकन अर्थशास्त्री ए लाफर के द्वारा बताया गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। जो करों से संबंधित शब्दावली हमने यहाँ पर पढ़ने की कोशिश की है ताकि आगे का जो टॉपिक है हमारा वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी हमने देखा कर क्या है, करों के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। एडम स्मिथ के सिद्धांत हमने पढ़े या करारोपण के नियम हमने पढ़े। फिर हमने करारोपण की विधियां पढ़ी, कौन कौन सी, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, आनुपातिक कर, ये सब हमने पढ़ा। फिर करों से संबंधित शब्दावली देखी। एक और हम यहाँ पे अवधारणा थोड़ी मौखिक ही पढ़ लेते हैं, कर एवं शुल्क में अंतर। कर एवं शुल्क में अंतर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। कर एवं शुल्क में अंतर। कर क्या है, अनिवार्य है, और शुल्क क्या है, ऐच्छिक। शुल्क क्या है, ऐच्छिक। कर अनिवार्य है और शुल्क ऐच्छिक है। कर जो है केवल सरकार द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है, और शुल्क कोई भी एजेंसी लगा सकते हैं जो हमें सेवाएं दे रही है, वो शुल्क लगा सकती है। जैसे हमें कहीं प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरना है तो वहाँ शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे व्यापम आयोजित कराए तो व्यापम को देना पड़ेगा, कोई भी एजेंसी। क्लियर हो गई बात। यदि हम कहीं पर गेम खेलने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर शुल्क लगाया है, पुल गेम वगैरह ऐसे, वो बोलते हैं कि यहाँ अंदर जाने का 50 रुपये शुल्क लगेगा, भैया हमें देना पड़ेगा, ठीक, वो शुल्क है। तीसरी बात यदि हम देखें
तो कर के बदले में हमें कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन शुल्क के बदले में हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, विशेष लाभ की प्राप्ति होती है शुल्क के बदले में। जैसे मान के चलो कि हम किसी टॉकीज में जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, तो वहाँ टिकट के 2-3 कैटेगरी होती है, लोअर, अपर, डायमंड, इस तरीके की होती है। तो जितनी शुल्क हम देंगे उतनी अच्छी फैसिलिटी हमें मिलेगी, उतनी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। जैसे बस का टिकट आप सिटिंग वाला ले रहे हो, स्लीपर वाला ले रहे हो, है ना, तो जितना शुल्क देंगे उतनी आपको सुविधा मिलेगी। बात क्लियर हो गई ना। कर और शुल्क में ये अंतर है। कर अनिवार्य है, लेकिन शुल्क क्या होता है? ऐच्छिक। जिसको वो सुविधा प्राप्त करना है वो फीस भरे, नहीं प्राप्त करना है तो नहीं भरे। बात क्लियर हो गई। तो ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।